चलिए कि जे का प्री होते होते जाकर ये समाप्त होगा। तो प्रयास ये करना है कि भाई यूपी जे आने वाली है वैकेंसी और प्री के पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम समाप्त कर दिया जाए, ताकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन प्री में आते हैं, आपका लॉ में 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 25 जो 50 नंबर के रहेंगे, और जीएस में 20 से 25 क्वेश्चन संविधान के रहते हैं, यानी कि 70 से 450 नंबर में प्री में 70 से 75 नंबर तक केवल कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है। और मेंस में आपका 50 मार्क का आएगा, यानी कि 50 नंबर का संविधान आता है। तो इसको अच्छे से एक एक छोटी छोटी बातों को आप पढ़िए। और चूंकि ऑनलाइन भी चल रहा है, तो अगर कोई बात न समझ में आए तो भाई क्लास में भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो पड़ा रहेगा, मैंने आज से जो क्लास चलेगा इसका रात में वीडियो भेज दिया जाएगा डेली बाय डेली। और जो लोग उत्तराखंड भी दे रहे हैं भाई, आपका चाहे तो अभी 2-4 दिन आए और चाहे तो ना आए, उनके पास विकल्प हैं। नहीं भी आएंगे तो वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका रिवीजन भी जरूरी होता है। यानी कि आप इतने साल इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो साल पेपर जो भी हो, क्वेश्चन का मॉडल भी जरूरी है कि एक बार तेजी से मॉडलों को क्या किया जाए, निपटा दिया जाए। और शाम वाले बैच में स्पेशल बैच आपका चल रहा है, ये उत्तराखंड एपीओ का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, और वह भी वीडियो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो साल भर पढ़ाया जाता है वो 15-20 दिन में समाप्त कर दिया जाता है क्रैश कोर्स में। तो ऐसे आइए कॉन्स्टिट्यूशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एरिया बना लिया जाए, फिर से हम शुरुआत करते हैं आज से, और लिखवाते भी रहेंगे, जो हम लिखवाएंगे उसको लिखते भी रहिएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पढ़ना है शुरुआती दौर में, वह देखा जाए, और प्रयास ये किया जाए कि आज जो भी पढ़ाया जाए 2-3 क्वेश्चन कंपटीशन के लिए मिले। और कौन मॉडल किस राज्य में पूछा गया है, यूपी में पिछली बार कौन क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वह कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, यानी कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनीशन यानी कि परिभाषा देखना है। इसके बाद हमें जो देखना है, पॉलिटी भी पढ़ना है। पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, ये राज्य व्यवस्था क्या होती है ये भी हमें देखना है। फिर तीसरे पोजीशन पर जो हमें देखना है वह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखना है। शॉर्टकट में हम एडी लॉ कहते हैं, और हिंदी में प्रशासनिक विधि यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसके बाद आपका संविधान का नेचर भी देखना है कि लेक्स फोरी होता है संविधान, कि लेक्स लोसी होता है, ये भी देखना है। ये भी अभी नया क्वेश्चन बन सकता है, अभी बना नहीं है। यानी कि पहले इतनी बातों पर गौर किया जाए, और तब आपका और बातें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआती दौर में बताई जाती हैं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी कि संविधान होता है, तो पहला नियम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान शब्द को भारतीय संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो जब किसी चीज को कहीं परिभाषित न किया गया हो, कहीं डिफाइन न किया गया हो, तो आप एक अपनी परिभाषा बनाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है,
अगर कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आपका जवाब रहेगा कि किसी नेशंस की, यानी कि किसी देश की नीतियों नीतियों यानी कि पॉलिसी और सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल का संग्रह ही, संग्रह मतलब कि कंसोलिडेशन ही, कंसोलिडेशन मतलब एक जगह एकत्र करना ही संविधान कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ही ये हुआ कि किसी देश का जो प्रिंसिपल है या पॉलिसी है, यानी उसका संग्रह, उन नियमों का संग्रह ही, यानी कि वे जो रूल होते हैं उनको एक जगह क्या किया जाता है, एकत्र कर दिया जाता है। इसका मतलब ही ये हुआ कि किसी देश का शासन कैसे संचालित किया जाएगा, कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे विनियमित किया जाएगा, किसी देश को कैसे चलाया जाएगा, उन नियमों को एक जगह जो एकत्रित कर दिया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का एपेक्स लॉ होता है, सर्वोत्तम विधि होती है, सर्वोच्च विधि होती है, सबसे ऊपर का कानून होता है, अतः जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एपेक्स लॉ होता है, अतः इसमें आर्टिकल या अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल या अनुच्छेद का प्रयोग संविधान में क्यों किया गया है, तो आपका जवाब होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का एपेक्स लॉ है। एपेक्स लॉ मतलब कि सर्वोच्च विधि है, और जो किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है उसमें आर्टिकल या अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो सबॉर्डिनेट लॉ होते हैं, जो अधीनस्थ विधियां होती हैं, उनमें धारा या सेक्शन या दफा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको आर्टिकल भी बताया गया क्यों प्रयोग किया गया है। तो संविधान के अलावा जितने लॉ हैं, जैसे सीआरपीसी हो गई, आईपीसी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि किसका प्रयोग किया गया है, आपका कह सकते हैं कि सेक्शन का, यानी कि दफा का, यानी कि धारा का। जहाँ तक संविधान की परिभाषा की बात है, संविधान को अन्य तरीकों से भी डिफाइन किया गया है विद्वानों द्वारा। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वह पवित्रतम दस्तावेज होता है, होली डॉक्यूमेंट होता है, जिसके तहत किसी देश को गवर्न किया जाता है, किसी देश को संचालित किया जाता है। इसको भारत के संविधान पर जोड़िए। भारत के संविधान पर हम इसलिए जोड़ दे इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वह एक पवित्र दस्तावेज है, और इस संविधान के अनुसार ही भारत देश को चलाया जाएगा। यानी कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मनमाना कार्य नहीं करेगी। आपका जब भी कोई कार्य करेगी, विधि सम्मत करेगी, ला के अनुसार करेगी, संविधान के अनुसार करेगी। और अगर सरकारें संविधान का वायलेशन करती हैं, संविधान का अतिक्रमण करती हैं, तो ऐसी दशा में हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो न्यायपालिका है, इस पर क्या लगाती हैं, अंकुश। भाई वो बताया जाएगा डिटेल में कैसे अंकुश लगाती हैं, ये आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन हमें आपका संविधान की जहाँ तक डिफिनीशन की बात है, कुछ विद्वानों का ये मत है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है,
देखिए भाई आगे आपका, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो अन्य विद्वानों का मत है, वो अन्य विद्वान ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह सरकार की जो पावर हैं या शक्तियां हैं उसको लिमिट में रखता है, अर्थात सीमित करता है। अब कैसे संविधान सरकार की शक्ति को लिमिट में रखता है, सीमित करता है, अर्थात संविधान सरकार को निरंकुश होने से बचाता है, यानी कि सरकार मनमाना न करे। तो कैसे शक्तियों को लिमिट किया जाता है, ये अब ध्यान देना है। सरकार या गवर्नमेंट के तीन पार्ट होते हैं, तीन अंग होते हैं। एक जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और तीसरा लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह न्यायपालिका का क्या कार्य है ये बता देता है, कार्यपालिका का कार्य, विधायिका का कार्य बता देता है, और कह देता है कि आप इस लिमिट से, इस सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। तो अतः ये भी परिभाषा सही है कि संविधान सरकार की शक्तियों को क्या करता है, सीमा में रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छी परिभाषा है वह ये है कि संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों के का संग्रह होता है, यानी कि आपका किस कौन सा देश किस आपका कैसे संचालित किया जाएगा, उन नियमों को एक जगह कंसोलिडेट किया जाता है। कंसोलिडेट मतलब समेकित किया जाता है, समेकित मतलब संग्रह किया जाता है, संग्रह माने इकट्ठा किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रिंसिपल है, ये कह सकते हैं एक लाइन में, या सिद्धांत है। अब ये समस्या आई कि संविधान ठीक है तो भाई डिफाइन नहीं है। अब ये पॉलिटी या राज्य व्यवस्था क्या है, और संविधान और राज्य व्यवस्था में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अंतर क्या है। अब इसको देखा जाए, जैसे कि लॉ के जो स्टूडेंट होते हैं वह ये कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। जीएस के जो स्टूडेंट होते हैं वह कभी भी ज़्यादातर आप सुने होंगे कि वो ये नहीं कहते कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बल्कि वो क्या कहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटी। तो का जीएस वाले जो विद्यार्थी जीएस वाले जो विद्यार्थी होते हैं ज़्यादातर ये कहते हैं कि हमें पॉलिटी पढ़ना है, और लॉ वाले क्या कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो ऐसी दशा में दोनों में डिफरेंस जान लेना अति आवश्यक है। और आपका इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बना है, इसमें कोई शक नहीं है। यूपीजे के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बन चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या अंतर है। तो फिर एक बार देखिए, जो पॉलिटी होती है वह जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका व्यवहारिक रूप होती है, यानी कि कंडक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान में बातें कही गई हैं, अगर उन बातों को कंडक्ट में यानी कि व्यवहार में लागू किया जाता है, तब हम कहते हैं कि वह किसका भाग है, संविधान का नहीं बल्कि पॉलिटी का।
यानी कि इसका मतलब एक लाइन में ये, अगर कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या अंतर है, तो बस एक लाइन बताइएगा, ज़्यादा नहीं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है तो पॉलिटी उसका कंडक्ट है, यानी कि संविधान सिद्धांत है तो राज्य व्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है। अभी हम 2-3 उदाहरण भी इस पर देंगे आपका, फिर एक बार समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अंतर होता है। पॉलिटी सिद्धांत है तो उसका कंडक्ट या व्यवहार या आचरण के रूप में जब लागू किया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, तो राज्य व्यवस्था या पॉलिटी। अब 2-3 उदाहरण आपका यहाँ देना है। देखिए पहला उदाहरण आपका आर्टिकल हम 72 से उठाते हैं, और दूसरा जो हम उदाहरण उठाएंगे संविधान के अनुच्छेद 123 से उठाएंगे। देखिए आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 72 कहता है कि जो भारत का प्रेसिडेंट है या भारत का राष्ट्रपति है, वह किसी भी आपका अपराधी को, यानी कि किसी भी आपका अपराध करने वाले को, ऑफेंस करने वाले को पार्डन दे सकता है, यानी कि क्षमादान इत्यादि दे सकता है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमादान इत्यादि दे सकता है। ये संविधान में लिखा गया है। ये किस आर्टिकल में, 72 में। तो ये प्रिंसिपल हुआ, इसे क्या हम कहेंगे, सिद्धांत। अब जब राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमादान देता है, यानी कि संविधान में कही गई बातों को लागू करता है, कंडक्ट में लाता है, व्यवहार में लाता है, यानी कि संविधान की बातों को अप्लाई किया जाता है। तो मान लीजिए कि ये एक अपराधी था और इसे भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 72 का सहारा लेकर पार्डन दे दिया, क्षमादान कर दिया। तो इसी को, अब ये संविधान का भाग नहीं रहा, संविधान से थोड़ा बहुत इतर हो गया, भिन्न हो गया। और जैसे ही राष्ट्रपति ने आर्टिकल 72 को कंडक्ट में लागू किया, ये किसका भाग हो जाएगा, राज्य व्यवस्था। तो फिर एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है तो कंडक्ट कौन है, पॉलिटी। एक और उदाहरण देखिए ताकि और क्लियर हो। एक और हम देख रहे हैं उदाहरण आर्टिकल 123 का, जहाँ की ऑर्डिनेंस इशू करने या अध्यादेश जारी करने की बात की गई है जब पार्लियामेंट का सेशन न चल रहा हो, यानी कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तो भारत के प्रेसिडेंट अर्थात भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वह ऑर्डिनेंस जारी करके, अध्यादेश जारी करके ला का निर्माण कर सकें, विधि का निर्माण कर सकें। तो अब देखिए यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अंतर समझना है। भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके ला बना सकता है, ये सिद्धांत है और ये हम संविधान कहेंगे। और जैसे ही भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करके किसी कानून का निर्माण किया, वैसे ही वह संविधान से निकलकर किसमें आ जाएगा, पॉलिटी में, यानी कि क्या कहलाएगा, पॉलिटी। जैसे कि आपका दूसरा एक सामाजिक भी उदाहरण बताया जाए, जैसे कि आपका कह सकते हैं कि आप लोग मैंने ला पढ़ रहे हैं, ये सिद्धांत है। और व्यवहार क्या है, जो कचहरी में क्या किया जाता है, कोर्ट में प्रयोग। तो हो सकता है कि सिद्धांत कुछ और हो और व्यवहार में कुछ और हो, ये हो सकता है। यानी कि ये हो सकता है कि संविधान में लिखी गई बातें तो सही हैं,
लेकिन जब राष्ट्रपति क्षमा दान देता है तो उन बातों का उल्लंघन कर दे, वायलेशन कर दे, ये संभव है। इसीलिए हमारे यहाँ जुडिशरी है। तो आगे हम बताएंगे। अब आइए इसी उदाहरण को लिया जाए। भारत का राष्ट्रपति पार्डन दे सकता है, ये प्रिंसिपल है, यानी कि किसमें हमें पढ़ना है, संविधान। भारत के राष्ट्रपति ने एक अपराधी था और इसे क्षमादान किया, तो कंडक्ट में उस अनुच्छेद को ला दिया, तो ये किसका भाग हो गया, पोलिटी का। अब जब भारत का राष्ट्रपति कंडक्ट का यूज कर रहा था, तो क्या भारत का राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन तो नहीं किया, संविधान के प्रावधानों के विपरीत कार्य तो नहीं किया है। इस बात का चेक किया जाएगा, इस बात की जांच की जाएगी, इस बात की इंक्वायरी की जाएगी, इस बात की परख की जाएगी। फिर एक बार देखिए, जब भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराधी को क्षमादान दे रहा था, तो क्या वह संविधान में वर्णित नियमों का पालन किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में जो बातें लिखी गई हैं, क्या भारत के राष्ट्रपति ने उसका प्रयोग किया कि नहीं, कि उसके बाहर चला गया। इस बात की जांच कौन सा कानून करेगा, एडीला, यानी कि प्रशासनिक विधि, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यानी कि एडीला आपका पढ़ाया जाएगा आगे, एडीला भी। और बिहार में जे में प्री में भी है, मेंस में भी है, और बिहार में आपका प्री में 10 से 15 क्वेश्चन के बीच प्री में आता है, पढ़ाया जाएगा आगे, नहीं कि नहीं पढ़ाया जाएगा। तो एडी लॉ के तहत जो ये जांच की जाती है राष्ट्रपति के व्यवहार की, ये जांच भारत में कौन कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत कर सकता है, तो इसका आपका जवाब रहेगा कि भारत में केवल 2 न्यायालयों को ये शक्ति प्राप्त है, 2 ही कोर्ट को प्राप्त है, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत इसकी जांच करता है वैलिडिटी की, तो 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 के तहत। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रशासनिक विधि में या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो आगे हम पढ़ाएंगे उसमें मुख्य रूप से हमें यही पढ़ना होगा कि कार्यपालिका ने कोई आदेश जारी किया, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई, और वह आदेश क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है कि नहीं, इसकी चेकअप या इसकी जांच इंक्वायरी कौन करेगी, कोर्ट करेगा। तो कौन सा कोर्ट कर सकता है भारत में, केवल 2 ही कोर्ट, कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट और कौन, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, 32, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, 226। और अगर न्यायपालिका या जुडिशरी को लगता है कि भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 72 में जो प्रिंसिपल था जब व्यवहार में लागू किया तो गलत तरीके से लागू किया, तो क्षमादान को भी न्यायपालिका क्या कर सकती है, रद्द, कैंसिल। यानी कि क्षमादान को भी कैंसिल कौन कर सकती है, न्यायपालिका। भले ही किसने क्षमादान दिया हो, राष्ट्रपति ने। और ये जांच जो होगी ये कौन किस कानून के तहत की जाएगी, एडी। तो एडी लॉ में चूंकि न्यायपालिका आदेश दे सकती है, वो यानी कि कोई आर्डर दे सकती है, कोई डायरेक्शन दे सकती है, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की भी शक्ति है। तो रिट जो 5 प्रकार की रिटें होती हैं वह डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ना है, एडी लॉ में भी पढ़ना है। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी संविधान को अच्छे ढंग से जानता है
तो आधा एडीला उसे ऐसे ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संविधान में पीआईएल है, आपका रिट है, इत्यादि हैं, वहीं और डिटेल में थोड़ा हमें कहाँ पढ़ना पड़ता है, एडीला। तो एडीला, कई विद्वान एडीला को अलग मानते ही नहीं, ये मानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्या है, पार्ट है। जबकि कई विद्वान इसे अलग कानून मानते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि संविधान के तहत कार्य किया गया है, इस संविधान के विपरीत किया गया है, इसकी इंक्वायरी या जांच या वैधता की जांच, वैलिडिटी की जांच कौन करता है? कानून, एडीला। तो कई कानून आप जब एडीला पढ़ेंगे तो कई विद्वान मानेंगे कि एडीला तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्या है, एक पार्ट है, जबकि कई कहेंगे कि ये कानून क्या है, अलग। वैसे एलएलबी स्तर पर एडीला को, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अलग से, भाई वाइब्रेट कर लीजिए भाई मोबाइल, एडीला को अलग से एक विषय के रूप में रखा गया है और आपको पढ़ना भी पड़ता है, प्रशासनिक विधि। अब आइए आपका, अब देखा जाए लेक्स लोसी और लेक्स फोरी, यानी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लेक्स लोसी होता है कि लेक्स फोरी होता है, ये भी आपका नया क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से याद रखना है। देखिए, आपका लेक्स लोसी का पहले मतलब समझा जाता है। लेक्स का मतलब ला होता है और लोसी का मतलब होता है लोकल। ये उत्तराखंड जे और एपीओ में भी पूछा गया है, ये बिहार में भी पूछा गया था भाई, बिहार में भी आया था कि लेक्स लोसी का मतलब क्या हुआ, ये जे में आया था। तो फिर एक बार एविडेंस में, लेक्स मतलब हुआ ला और लोसी का मतलब हुआ लोकल, ला का मतलब विधि और लोकल का मतलब स्थानीय। तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या हुआ, स्थानीय विधि। तो स्थानीय विधि, अभी हमने आपका अर्बन प्लानिंग बताते समय पहला ही शब्द बताया था कि स्थानीय विधि किसे कहा जाता है, तो जो भारत के किसी विशिष्ट एरिया में क्या हो, लागू। अब संविधान के लिए देखिए, लेक्स लोसी का मतलब क्या हुआ, अर्थात संविधान, किसी देश का संविधान पूरे विश्व में लागू नहीं होता, पहला बात याद रखिए, वह केवल उस देश के भूखंड पर लागू होता है जिस देश के लिए वह बना होता है। तो तुरंत दिमाग लगाना है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो संविधान है, ये पूरे विश्व में लागू है कि केवल भारत में, केवल भारत में। तो केवल भारत में लागू है तो क्या कहलाएगा, लेक्स लोसी, क्योंकि भारत के बाहर ये कानून लागू नहीं। याद करिएगा, यानी कि संविधान किसी देश के जो एरिया होती, जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, केवल उस टेरिटोरी में लागू होता है, बाहर नहीं। पाकिस्तान का संविधान अलग होगा, बांग्लादेश का अलग होगा, आपका अमेरिका का अलग होगा, इंग्लैंड का अलग होगा, और विश्व का संविधान भी है जो आपका पढ़ाया भी जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ, वो किसका कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वर्ल्ड का, यानी कि विश्व का संविधान। तो इस प्रकार हमने बताया कि संविधान आपका लोसी होता है। ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है, हो सकता है नया बन जाए। इसके बाद आपका संविधान के प्रकार हमें देखना है, काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान, यहाँ से आपका क्वेश्चन भाई बना है, अच्छे से याद रखना है। प्रकार से आपका पीसीएस में, प्री में भी बना है, जे में भी बना है। तो अगला हम देखेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के प्रकार। संविधान दो प्रकार का होता है, एक संविधान जो रिटेन में होता है
और एक संविधान जो होता है वह रिटेन में नहीं होता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहला प्रकार हो गया लिखित संविधान और दूसरा प्रकार हो गया अलिखित संविधान। तो सबसे पहले आपका लिखित संविधान को देख लिया जाए, न पहले अलिखित को देखा जाए और तब लिखित को। तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो पीसीएस में देखिए जो संविधान पढ़ाया जा रहा है ये जीएस के भी पर्पज से चल रहा है और लॉ के भी पर्पज से। यानी कि हमें लॉ में जो क्वेश्चन आते हैं वह भी कवर करने हैं और जो जीएस में क्वेश्चन आता है वह भी कवर करना है। यानी कि जो 70 से 75 नंबर का आएगा जीएस लॉ में मिलाकर दोनों को कवर करके लेकर चलना है। अतः जो जीएस में पूछा गया है संविधान से क्वेश्चन वो भी हम पढ़ाएंगे लिखवाएंगे और जो लॉ में पूछा गया है वो भी आपको पढ़ना है और लिखना भी है और तैयार भी करते रहना है। पहले देखा जाए अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का मतलब ये हुआ कि किसी देश का शासन कैसे चलाया जाएगा इन बातों को आपका किसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं जाता। तो अब जब कैसे शासन चलाया जाएगा ये बात तो कहीं लिखी ही नहीं गई है, तो आप दिमाग आपका तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ की ये बातें पाई जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी दस्तावेज में लिखा ही नहीं गया, किसी डॉक्यूमेंट में लिखा ही नहीं गया, तो वह विश्व का इकलौता देश है इंग्लैंड। केवल इंग्लैंड ही ऐसा देश है जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है लिखित है कि अलिखित है, अलिखित। अब आपका जो यूपी पीसीएस जे बनाया कोर्स मैंने यूपी पीसीएस में बना वह ये बना कि संविधान का मदर कौन सा देश है, संविधान की जननी या संविधान सबसे पहले किस देश में अवतरित हुआ, जन्म लिया, उत्पत्ति हुई। तो चूंकि संविधान दो प्रकार का है, एक अलिखित और दूसरा लिखित, तो भाई दोनों मिक्स करके पूछ रहा है। तो अगर क्वेश्चन ये बने कि संविधान का जन्मदाता कौन सा देश है तो उसमें तो अलिखित भी आ गया और क्या आ गया लिखित भी। तो सबसे पहले भले अलिखित संविधान हो, संविधान का जन्मदाता इंग्लैंड है। यानी कि याद रखिएगा संविधान का जननी कौन है, इंग्लैंड, अगर पूछ ले तो, क्योंकि ये क्वेश्चन पीसीएस में आया है। अब यहाँ से आखिर इंग्लैंड में कैसे शासन चलाया जाएगा ये तो स्पष्ट रूप से लिखा ही नहीं गया है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि क्या वहाँ सरकार नहीं चलती, क्या वहाँ गवर्नमेंट नहीं चलती, चलती हैं। तो कैसे चलती हैं, तो वहाँ की सरकार जो चलती हैं एक तो प्रथा के आधार पर यानी कि कस्टम के आधार पर, फिर यूजेज यानी कि रूढ़ि के आधार पर, या कन्वेंशन यानी कि अभिसमय के आधार पर। तीनों को समझने का प्रयास करिए भाई। कस्टम, यूजेज और कन्वेंशन यानी कि प्रथा, रूढ़ि और अभिसमय के आधार पर वहाँ का शासन आज भी चलाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आइए एक कम से कम एक आपका अब प्रथा क्या है, तो रूढ़ि क्या है, यानी कि कस्टम क्या है, यूजेज क्या है, पहले इन बातों को समझिए। देखिए भाई, किसी व्यवहारचर्या या किसी कंडक्ट को जब लंबे समय तक यानी कि बहुत लंबे समय तक लोग पालन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब ज़्यादातर लोग एक सब्जेक्ट या एक विषय के बारे में एक जैसा कंडक्ट दिखाते हैं,
एक जैसा आचरण करते हैं तो वह कस्टम बन जाती है, वह प्रथा बन जाती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपका कह सकते हैं कि जो हिंदू लॉ में 7 स्टेप हैं, सप्तपदी हैं, यानी कि पवित्र अग्नि के समक्ष 7 पग चलकर और आपका विवाह करना, ये एक प्रथा है, क्योंकि लोग इसको मानते हैं और ये लंबे समय से क्या हो रही है, चली आ रही। तो जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशन हैं, जो प्रथाएं हैं, आपका रूढ़ियां हैं, वह लंबे समय से चली आ रही हैं, परिपाटियां हैं और उसी का पालन इंग्लैंड वाले करते हैं। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ। अब जो इंटरव्यू में क्वेश्चन यूपीजे हमें साथ में ही लेकर चलना है, इंटरव्यू को भी, क्योंकि 1-2 दिन में इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो जाती। इंटरव्यू में फिर क्वेश्चन बना कि आखिर कस्टम और यूजेज में अंतर क्या है, प्रथा और रूढ़ में अंतर क्या है। तो एक लाइन अंतर बताइएगा कि प्रथा स्मरणातीत नहीं होती, जबकि रूढ़ स्मरणातीत होती हैं। इसका मतलब ये है कि किसी के मेमोरी में ही नहीं है, किसी की स्मृति में ही नहीं है कि यह आपका फैशन या यह ट्रेडिशन कब से चला आ रहा है, कोई नहीं बता सकता। तो ऐसी दशा में उसे हम क्या कहेंगे, रूढ़। और कब से चला आ रहा है, अगर ये ज्ञात है, ये नॉलेज में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रथा। तो इसमें बताइए पुरानी कौन होती है और नई कौन। तो रूढ़ या यूजेज पुरानी होती हैं और प्रथा थोड़ा क्या होती है, नई। लेकिन दोनों को मैं बता दूं, ला का दर्जा प्राप्त है। ये नहीं कि हम ही कह रहे हैं, ये हर एक कानून में ला का दर्जा प्राप्त है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे ला मानता है। आर्टिकल 13 3A में अगर देखेंगे, आगे पढ़ाएंगे हम, वहाँ ला में 8 बातें बताई गई हैं, जिसमें प्रथा और रूढ़ को भी विधि का क्या माना गया है, विधि या ला माना गया है। ये नहीं कह दीजिएगा। तो और अभी समय देख लिया जाए, तब इंग्लैंड पर फिर बैक होया जाए, क्योंकि भाई संविधान है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब तक नहीं आएंगे तब तक क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। बहुत लंबा लंबा इस समय पूछ रहा है, यानी कि जैसे लंबा लंबा फेंकते हैं मोदी जी, और आपका राहुल गांधी जी थोड़ा कम फेंकते हैं, केवल आलू से ही सोना बना देते हैं। मोदी जी ने फेंका कि हम 15 लाख देंगे, लेकिन राहुल जी ने फेंका कि हम 72,000 ही देंगे। तो फेंकने में आपका माहिर हैं भारत के लोग। और देखिए आपका हरियाणा का बच्चा भी क्या कर दिया, भाला फेंक दिया और करोड़ों अरबों कमा लिया। भाई वो भी फेंकना हुआ, ये भी फेंकना हुआ। पढ़ाते समय भी हम भी कुछ फेंक देते हैं, यानी कि आपका इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। क्योंकि ज़्यादा फेंक देने पर सिर के क्या हो जाएगा, भाला ऊपर से निकल जाएगा। तो भाई फेंकना पड़ता है कुछ बातें। तो आइए आगे देखा जाए भाई। देखिए आपका आगे देखा जाए, आपका अगला ट्रेड आपका कन्वेंशन बताया जा रहा था। कन्वेंशन को हिंदी में कहते हैं अभिसमय। अभिसमय न आए तो उसको ठहराव कहते हैं। ठहराव मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट माने संविदा। यानी कि कुछ संविदाएं हुई, कुछ समझौते हुए इंग्लैंड में, और उन समझौतों द्वारा कुछ नियम समय समय पर बनाए गए और उन नियमों के अनुसार वहाँ का शासन चलाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड में एक जगह कैसे देश चलेगा, एक जगह कुछ लिखा नहीं गया है। सब कुछ क्या है, इधर उधर बिखरा है। फिर भी इंग्लैंड वाले प्रथा रूढ़ के आधार पर चलते हैं। कम से कम एक उदाहरण हम बताएं। देखिए आपका भारत में भी जोड़ते रहना है।
क्योंकि भारत में तो सब कुछ लिखा है ज़्यादातर। देखिए, इंग्लैंड में आपका मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होगी उसकी अध्यक्षता उसका अध्यक्षता पीएम करते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यानी कि आपका प्रधानमंत्री। अब समस्या ये आई कि इंग्लैंड में तो ये कहीं लिखा ही नहीं गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता पीएम द्वारा की जाएगी। तो ये परंपरा है। अब देखिए कैसे परंपरा जन्म ली। वहाँ में मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता वहाँ का सम्राट या राजा करता था। एक राजा को इंग्लिश नहीं आती थी, अतः उन्होंने प्रधानमंत्री को कह दिया कि आप ही बैठक की क्या करिए, अध्यक्षता, और वही परंपरा बन गई। और तब से वहाँ का सम्राट मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता किया ही नहीं। तो ये बात इंग्लैंड में कहीं दस्तावेज पर नहीं लिखी गई है, बल्कि ये क्या बन गया वहाँ का परंपरा। और वही परंपरा आज तक क्या हो रही है, चली आ रही है। जबकि भारत में 395 अनुच्छेद बना दिए गए, सब कुछ लिख दिया गया, तब भी रोज विवाद होता है। और वहाँ कुछ लिखा ही नहीं गया, तब भी उतना विवाद नहीं होता। यानी कि इंग्लैंड वालों की एक दो और खासियत बतानी पड़ेगी। आप कहानियां भी पढ़े होंगे प्राचीन काल की, अब तो भाई नवीन काल है। प्राचीन काल की कहानियां पढ़े होंगे कि यहाँ लोग खाली रहते हैं तो गप्पे लड़ाते हैं, चायबाजी करते हैं, और इंग्लैंड में लोग अखबार पढ़ते हैं और कार्य करते हैं कि समय जाया न हो। तो ऐसी दशा में इंग्लैंड का इतिहास भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। देखिए, इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ की शांतिपूर्वक आपका लोकतंत्र आया, यानी कि मार काट के नहीं आया, यानी कि आपका शांतिपूर्वक वहाँ सम्राट था, सम्राट को अधिकार था, और आज भी है नाम मात्र का। तो सम्राट ने जनता को अधिकार दिए तो लड़ाई नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, पीसफुल तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो गया। यानी कि जनता को अधिकार मिले और इसके लिए तमाम आंदोलन चले, ऐसे नहीं मिल गए अधिकार, तो वो तो अलग बात है। लेकिन इंग्लैंड वालों की एक विशेषता ये है कि लगभग आधे विश्व के लिए उन्होंने कानून का निर्माण कर दिया, लेकिन जब अपनी बारी आई तो कहा कि हम तो परंपरा प्रेमी हैं, प्रथा प्रेमी हैं, रूढ़ि प्रेमी हैं, और हमें किसी संविधान की आवश्यकता नहीं। तो भारत के लिए भी जाने से पहले संविधान बनाए थे। भारत शासन अधिनियम 1935, और उसी के अनुसार भारत चलता भी था। 15 माने 26 जनवरी 26 जनवरी 1950, 1950 से पहले, यानी कि 25 जनवरी तक भारत का जो शासन चलाया गया, वह अंग्रेज जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर चले गए थे 1935 में, ये आईएएस में भी आया है, बताया जाएगा अभी, उसी कानून के अनुसार ही चलाया जाता था। अब आइए ये तो अलिखित संविधान हमने बताया, कहाँ का है, विश्व में इंग्लैंड का। संविधान का जन्मदाता कौन सा देश है, अलिखित संविधान का जन्मदाता कौन सा देश है, आ जाए इंग्लैंड। लेकिन हल्का सा अगर मॉडल चेंज करे कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का जन्मदाता कौन है या आपका लिखित संविधान का जन्मदाता कौन है, तो मॉडल चेंज करे तो आपका भी जवाब चेंज होना चाहिए, और वह अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब थोड़ा बहुत अमेरिका का इतिहास भी 2 मिनट हमें देखना है। एक और बात बता दी जाए भाई, जब भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले आपका कोरिलेशन भी, अब पीसीएस में भी आ रहा है, 2 क्वेश्चन आया था,
आपका कोरिलेट करके जे में तो आता ही। तो भारत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब भी हम मैंने पढ़ा ही रहे हैं, तो उसमें आपका जो भी प्रावधान पढ़ा जाएगा वह कहाँ से एडाप्ट किया गया है, उस देश का रूल क्या है, भारत का क्या रूल है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि केवल भारत का संविधान जानने से अब नहीं होगा कंपटीशन में। अब आपका जो जानना पड़ेगा वह, जैसे अमेरिका से हम ले रहे हैं कुछ, तो अमेरिका में क्या नियम है, भारत में क्या नियम है, क्योंकि 2 क्वेश्चन पिछली बार पीसीएस में कोरिलेट करके पूछा था और मैं तो लगातार कोरिलेट करके बताता भी रहता हूँ। जैसे कि प्रियम्बल लिया गया, तो भाई अमेरिका के प्रियम्बल में क्या है, भारत के प्रियम्बल में क्या है। जैसे सुप्रीम कोर्ट लिया गया, तो अमेरिका का फेडरल कोर्ट क्या है, भारत का क्या है। एक आपका तुलनात्मक अध्ययन भी, कंपैरेटिव अध्ययन भी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन पीसीएस में बना था, आपका जुडिशियल रिव्यू पर बना था कि भारत में एरिया ज़्यादा है कि अमेरिका में, तो अमेरिका में क्षेत्र ज़्यादा है और भारत में क्या है, कम। तो अभी हम बताएंगे आगे। फिर देखिए भाई अमेरिका अब आ जाइए, क्योंकि लिखित संविधान का निर्माण किया गया। अमेरिका का इतिहास थोड़ा देखिए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। देखिए अमेरिका आपका जो इस समय आपको दिख रहा है वह पहले ऐसा नहीं था। छोटे छोटे टापू हुआ करते थे अमेरिका में, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स हैं, वह बहुत ज़्यादा है। तेल आपका, कोयला इत्यादि बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो एक तो आपका इंग्लैंड के कुछ व्यापारी गए और जाकर अमेरिका में व्यापार करने लगे। दूसरा ये हुआ कि जब इंग्लैंड के व्यापारी और अन्य देशों के व्यापारी अमेरिका गए, तो उनको लेबरों की आवश्यकता थी, उनको श्रमिकों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने जो अफ्रीकी देश हैं, आपका अफ्रीकी देशों से लेबर मंगाए। आज भी लेबरों को रेड इंडियन कहा जाता है, यानी कि जो वहाँ काले लोग होते हैं, ये मान कर चलिए कि वो लोग जो हैं वह श्रमिक रहे हैं किसी समय और अफ्रीका से काम करने के लिए लेबर के रूप में कहाँ पहुँचे थे, अमेरिका। और आज भी आप देखिए तो वहाँ भी गोरे और काले का आज भी भेद किया जा रहा है। अभी मामला आपका जॉर्ज का भी बहुत उत्पन्न हुआ था, जहाँ की पुलिस वाले ने उसके गर्दन पर पैर रखकर इतना दबा दिया कि उसकी मृत्यु हो गई और पूरे विश्व में इस विभेद का विरोध भी हुआ और आपका अमेरिका में बहुत हंगामा भी मचा। तो आज भी रेड इंडियन जो काले लोग हैं वहाँ के, बस ये याद रखिए कि वो ज़्यादातर कहाँ से आए थे, अफ्रीका से, क्या करने, काम। अब इंग्लैंड वाले भी व्यापारी गए। फिर जो इंग्लैंड में जो आपका खूंखार अपराधी होते थे, उनको इंग्लैंड का न्यायालय सजा देता था और सजा देकर देश से बाहर कर देता था। यानी कि आपका लाइफ यानी कि आजीवन निर्वासन, यानी कि समुद्र पार भेज देता था। यानी कि देश से क्या निकाल दिया जाता था, बाहर। और कहाँ भेज दिया जाता था, अमेरिका में, कि जाओ वहीं रहो, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, न तुम इंग्लैंड में रहोगे और न यहाँ अपराध करोगे। कहाँ भेज दिया जाता था, अमेरिका। तो अपराधी दिमागदार होते थे और जाकर वहाँ दिमाग लगाए, और चूंकि प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा थे तो उनका दोहन शुरू कर दिया अपराधी और व्यापारी, यानी कि उसका प्रयोग किए और धनी होने लगे।
तब इंग्लैंड वालों को ये बात रास नहीं आई कि हमारे ही अपराधी और हमारे ही माने अपराधी जो हमने भेजे थे अमेरिका, ये हमसे ताकतवर और धनवान हो जाएंगे। तो इंग्लैंड और इत्यादि देशों ने मिलकर अमेरिका पर हमला किया, ये भी याद रखिए। तो जब हमला किया गया अमेरिका पर, तो अमेरिका में छोटे छोटे 22 राज्य थे, यानी कि 22 टापू थे। ये भयभीत होकर, यानी कि डरवश भयभीत हो गए कि कहीं हमारी स्वतंत्रता न छीन ली जाए। तो ये जो 22 स्टेट थे, याद रखिएगा, ये 22 स्टेटों में एक समझौता हुआ और आपस में ये लोग डरवश मिले और डरवश समझौता करके एक परिसंघ का निर्माण किया गया, यानी कि फेडरल का निर्माण किया गया, यानी कि 22 एक जगह क्या हो गए, एकत्रित, और एक देश बनाया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। और तत्पश्चात 22 राज्यों की सेनाएं इंग्लैंड और इत्यादि देशों की सेनाओं से लड़ी। ये 22 राज्य जीते, अपने को स्वतंत्र घोषित किए। और जब ये 22 राज्य भाई जीत गए बाहरी लोगों से, तब हुआ कि संविधान का निर्माण किया जाए। तो 1787 ईस्वी में, अब यहीं से आपका लिखित संविधान शुरू भी होगा। देखिए 1787 ईस्वी में अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ। याद रखिए कौन सम्मेलन, अभी हम लिखवाएंगे। फिलाडेल्फिया का सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जॉर्ज वाशिंगटन करते हैं और इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान का निर्माण होता है। तो किस सम्मेलन द्वारा हुआ, फिलाडेल्फिया। अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। किस सन में हुआ, 1787 में हुआ। विश्व का प्रथम लिखित संविधान रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, अमेरिका का। किस सम्मेलन द्वारा बना, पूछ ले, फिलाडेल्फिया। अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ के जो प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो आपका वहाँ का एक चेष्टा और याद रखना है। जो फेडरल या संघ का संविधान है, यूनियन का, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान अलग है, और वहाँ जो इस समय स्टेट या राज्य हैं उनका संविधान अलग है। तो अमेरिका का जब संविधान बना, तो उसमें मूल रूप से, यानी कि ओरिजिनल रूप से 7 आर्टिकल थे। कितने अनुच्छेद थे, केवल 7। तो अब 2 क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि विश्व का सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा संविधान किसका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। और विश्व का सबसे बड़ा पूछ ले, तो हम ही लोग हैं जो विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाकर बैठे हैं। लेकिन फिर भी संविधान के तहत कार्य करने में नानी याद आ जा रही है सरकारों को, यानी कि जो संविधान में बातें लिखी गई है उन बातों के अनुसार रोज विवाद, और रोज हाई कोर्ट कहाँ चले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। ये भी समस्या है। मैंने इतना बड़ा लिख दिया गया, अब फिर भी आपका रोज विवाद हो रहा है, जबकि क्लियर कट लिखा गया है ज़्यादातर बातें। यानी कि फिर क्वेश्चन आइए, सबसे छोटा संविधान पूछे तो अमेरिका मार कर आइए, सबसे बड़ा संविधान पूछे तो भारत का ही मार कर आइए। याद रखिए यूगोस्लाविया का बना था, लेकिन यूगोस्लाविया टूट गया, तो फिर भारत का संविधान क्या हो गया, आज भी सबसे बड़ा। अब अगला शब्द देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि इसको कहते हैं संविधानवाद। संविधानवाद क्या है, जैसे कि समाजवाद क्या है आपका पूछा जाता है ना, तो उसी प्रकार आपका संविधानवाद भी इंटरव्यू में पूछा गया है। क्वेश्चन ये बना है कि संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है। तो भाई अच्छे से याद रखिए,
संविधानवाद का मतलब ये हुआ कि जब संविधान में कही गई बातों के अनुसार शासन चलाया जाता है तो हम कहेंगे कि उस देश में संविधानवाद लागू है। तो संविधानवाद का मतलब ये हुआ कि जो बातें भारत के संविधान में लिखी गई हैं उन बातों के अनुसार भारत के शासन को क्या करना, चलाना। इसी को हम क्या कहेंगे, संविधानवाद। तो भाई इन बातों को लिख लीजिए, तब आपका आईपीसी भी चलानी है 1 घंटा। इन बातों को लिखिए भाई, आपका 10 लाइन में हो जाएगा। उतना लिखने में उतना ज़्यादा नहीं लिखवाया जाएगा। लिखने में तो भाई जो कंपटीशन में आ सकता है वहीं लिखवाया जाएगा। तो लिखिए, शुरुआत करिए भाई, हेडिंग डाल लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। हेडिंग डाल डाल के लिखिएगा संविधान। 10-12 लाइन लिखवाना है, ज़्यादा नहीं। लिखिए, आपका हेडिंग डालिए परिभाषा, डिफिनीशन। लिखिए, संविधान किसी देश की नीतियों, संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का संग्रह होता है। संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का संग्रह होता है। अर्थात अर्थात वे नियम जिसके तहत, अर्थात वे नियम जिसके तहत किसी देश का शासन, किसी देश का शासन संचालित किया जाता है, यानी गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। संचालित किया जाता है उन नियमों को संविधान कहा जाता है। उन नियमों को संविधान कहा जाता है। यह स्थिर होता है, स्टैटिक होता है भाई, गतिमान नहीं होता। संविधान क्या होता है, स्थिर। ये चलता नहीं, ये नहीं कि आप कह दीजिए चलायमान होता है। संविधान स्थिर होता है। यह किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, एपेक्स लॉ। यह किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, यानी कि इसको कहते हैं एपेक्स लॉ। यह किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, अतः इसमें अनुच्छेद या आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अतः इसमें अनुच्छेद या आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यह किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, हो गया ना एपेक्स लॉ। अतः इसमें अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। यह किसी देश का प्राथमिक कानून होता है, प्राइमरी लॉ। द्वितीयक नहीं, याद रखिए कौन सा कानून, प्राथमिक, प्राइमरी लॉ। यह किसी देश का प्राथमिक कानून होता है। इसका उल्लंघन क्षम्य नहीं होता, एक्सक्यूज नहीं होता। इसका उल्लंघन यानी कि इसका वायलेशन, इसका उल्लंघन क्षम्य नहीं होता।
ये क्षमा नहीं किया जा सकता है, क्षम्य नहीं होता। अगला हेडिंग डालिए राज्य व्यवस्था या पॉलिटी। हेडिंग डाल लीजिए। तो अगला हेडिंग डालकर लिखिए राज्य व्यवस्था या पॉलिटी क्या होती है। लिखिए संविधान का व्यवहारिक रूप राज्य व्यवस्था कहलाती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आपका कंडक्ट कह सकते हैं। संविधान का व्यवहारिक रूप राज्य व्यवस्था होती है। अर्थात संविधान सिद्धांत हैं, यानी कि प्रिंसिपल हैं। अर्थात संविधान सिद्धांत है तो राज्य व्यवस्था व्यवहार है, यानी कि कंडक्ट है, आचरण। संविधान सिद्धांत है तो राज्य व्यवस्था उसका क्या है, कंडक्ट है। इसके बाद लिखिए अगला हेडिंग डालिए संविधानवाद। संविधानवाद लिखिए जब किसी देश का शासन संविधान में उल्लिखित नियमों के अनुसार, नहीं सिद्धांतों भी लिख सकते हैं। लिखिए जब किसी देश का शासन संविधान में उल्लिखित माने वर्णित, जो लिखा गया है, उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाता है, यानी कि रेगुलेट किया जाता है, उसे संविधानवाद कहा जाता है। उसे संविधानवाद कहा जाता है। इसके बाद लिखिए आपका प्रशासनिक विधि। हेडिंग डालिए तो प्रशासनिक विधि या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, या शॉर्टकट में हम कहते हैं एडी लॉ। एडी लॉ भी कहते हैं ज्यादा लोग, एडी लॉ प्रशासनिक विधि। लिखिए प्रशासनिक विधि का मुख्य कार्य प्रशासनिक विधि का मुख्य कार्य इस बात की जांच करनी है, प्रशासनिक विधि का मुख्य कार्य इस बात की जांच करनी है कि जब संविधान में दिए गए सिद्धांतों, यानी कि प्रिंसिपल की, जब संविधान में दिए गए सिद्धांतों को व्यवहार में लागू किया जा रहा है, जब संविधान में दिए गए सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल को कंडक्ट में यानी कि व्यवहार में लागू किया गया है, उसकी वैधता की जांच करना, वैलिडिटी की जांच की जाती है, वैधता की, कि क्या जो कंडक्ट है वह कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं किया है। इस बात की वैलिडिटी की जांच कौन करती है, एडी लॉ। ये आपका हो गया, वैधता की जांच करती है। अगला लिखिए भाई, हेडिंग डाल लीजिए काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के प्रकार। संविधान के
प्रकार। लिखिए संविधान दो प्रकार का होता है। संविधान दो प्रकार का होता है। फर्स्ट लिखिए अनरिटेन यानी कि अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। और सेकंड लिखिए लिखित संविधान। पहले बंटवारा कर लीजिए। फर्स्ट हो गया अलिखित संविधान और सेकंड लिखित संविधान। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अलिखित संविधान का जन्मदाता इंग्लैंड है। अलिखित संविधान का जन्मदाता इंग्लैंड है। जहां की शासन संचालित करने के नियमों को जहां की शासन संचालित करने के ज्यादातर नियमों को लिखिएगा, माने अधिक। ज्यादातर नियमों को माने अधिक नियमों को। ज्यादातर नियमों को लिखा नहीं गया है। लिखा नहीं गया है। अतः वहां का शासन प्रथा यानी कि कस्टम, प्रथा कामा दीजिए रूढ़ यानी कि यूजेज, रूढ़ तथा कन्वेंशन यानी कि अभिसमयों के आधार पर, अभिसमयों के आधार पर संचालित किया जाता है। संचालित किया जाता है। अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखिए लिखित संविधान, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। वो ऊपर वाला अलिखित में लिखवाया गया। लिखित संविधान लिखिए जिन देशों में लिखित संविधान है, जिन देशों में लिखित संविधान है वहां शासन कैसे चलाया जाएगा, वहां शासन कैसे चलाया जाएगा, ये बातें लिखी होती हैं। ये बातें लिखी होती हैं, रिटेन में होती है, मौखिक नहीं, लिखी होती हैं। लिखित संविधान का निर्माण सामान्यतः, लिखित संविधान का निर्माण जनरली यानी कि सामान्यतः, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा, लिखित संविधान का निर्माण सामान्यतः संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा किया जाता है। भाई भारत में भी कल से आ ही जाएगा, संविधान सभा का निर्माण हम कराएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे बनी ये कल से आ ही जाएगा, भूमिका हो गई आज तो। अगला लिखिए किया जाता है। लिखिए विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकता है। विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा प्रथम देश है, विश्व में
संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा प्रथम देश है जिसने सर्वप्रथम लिखित संविधान का निर्माण किया। जिसने सर्वप्रथम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान का निर्माण किया। लिखिए 1787 में 1787 ईस्वी में सन लिखना है अमेरिका का 1787 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा फिलाडेल्फिया याद रखिएगा, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। इसकी अध्यक्षता वहां के प्रथम राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता वहां के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। अमेरिका के संविधान में मूल रूप से केवल 7 अनुच्छेद थे। 7 अमेरिका के संविधान में मूल रूप से केवल 7 आर्टिकल थे। यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है, आज भी है। यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इस प्रकार आपका जो चीजें आज बताई गई, भाई देखिए आपका फिर एक बार मैंने बताया जाए कि लेक्चर में तमाम बातें बताई जाती हैं, फालतू बातें भी, यानी कि फेंका जाता है जो हमने कहा, लेकिन लिखवाते समय वह फेंकने वाली बातें आपका नहीं काम करती। तो आपका फेंका गया तमाम बातें, लेकिन लिखवाते समय भाई वहीं लिखवाया जाएगा जो आपका लिखवाना चाहिए। तो समझाने के लिए फेंका जाता है, लॉलीपॉप के लिए भी फेंका जाता है, और वास्तविकता में भी कुछ फेंका जाता है, लेकिन लिखवाया वहीं जाता है जो आ सकता है। तो अगला क्लास आपका कल ही चल पाएगा, भाई शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा है उतना। तो अगला क्लास आपका कल चलेगा। आप लोग भाई आज जा सकते हैं, कल आपका अगला क्लास चलेगा।